हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर विथ नेहा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हैमलेट के बारे में। फ्रेंड्स, हैमलेट इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत ही फेमस और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है। इस प्ले पर बॉलीवुड में एक मूवी भी बनी हुई है जिसका नाम है हैदर। अगर आप चाहें तो उस मूवी को देख करके इस प्ले को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले किसी भी स्टोरी, प्ले या ड्रामा को पूरा पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेनी चाहिए, जैसे कि किसने लिखा, कब पब्लिश हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट है कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, और उन कैरेक्टर्स का स्टोरी, प्ले या ड्रामा में जो रोल है वो हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हैमलेट, जो कि लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही फेमस राइटर थे। ये प्ले लिखा गया 1599 से 1601 के बीच में और इसे पब्लिश किया गया 1603 में। अब हम बात करेंगे कैरेक्टर्स के बारे में। उससे पहले फ्रेंड्स, ये स्टोरी है डेनमार्क की। डेनमार्क कंट्री की ये स्टोरी है और इसका सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है हैमलेट, प्रिंस हैमलेट, जो कि डेनमार्क का प्रिंस है और इस स्टोरी का हीरो भी है। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है क्लॉडियस, किंग क्लॉडियस, जो कि डेनमार्क के किंग हैं और हैमलेट के अंकल हैं। अगला कैरेक्टर है गट्रूड, क्वीन गट्रूड, जो कि डेनमार्क की क्वीन हैं और हैमलेट की मदर हैं। हैमलेट के फादर की डेथ के जस्ट बाद ही गट्रूड ने हैमलेट के अंकल क्लोडियस से शादी कर ली। अगला कैरेक्टर है होरेशो। होरेशो हैमलेट का बेस्ट फ्रेंड है। होरेशो और हैमलेट दोनों ने एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और दोनों वहीं से बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। होरेशो हैमलेट का सच्चा दोस्त है। कैसे, वो हमें इस स्टोरी के एंड में पता चलेगा। अगला कैरेक्टर है पोलोनियस। डेनमार्क के इस रॉयल पैलेस में पोलोनियस एक दरबारी है और इस स्टोरी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगला कैरेक्टर है ओफेलिया। ओफेलिया पोलोनियस की बेटी है और एक बहुत ही ब्यूटीफुल और यंग लेडी है जिससे हैमलेट बहुत प्रेम करता है। अगला कैरेक्टर है लेयर्स। लेयर्स पोलोनियस का बेटा है और ओफेलिया का भाई है। लेयर्स इस वक्त फ्रांस में रहता है। इसके अलावा इस स्टोरी में और भी कैरेक्टर्स हैं जिनका नाम मेंशन करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की स्टोरी। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी है डेनमार्क कंट्री की। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, डेनमार्क एक ऐसी कंट्री है जिस पर अक्सर नॉर्वे अटैक करता रहता है। स्टोरी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि सर्दियों की ठंडी रात है। रात के करीब 11-12 बज रहे हैं और रॉयल पैलेस के बाहर दो गार्ड्स ने लेट किंग हैमलेट का भूत देख लिया। उस भूत को देखते ही वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और जाकर ये सारा इंसिडेंट होरेशो को इन्फॉर्म करते हैं। होरेशो उनकी बात सुनता है लेकिन कहता है कि पहले मैं खुद जाकर कंफर्म करूँगा कि जो कुछ तुमने देखा वो सच है या नहीं। तो सेकेंड नाइट को ठीक उसी समय पे, ठीक उसी जगह पे होरेशो खुद जाता है। उसके सामने भी वो भूत अपीयर होता है और होरेशो उससे बात करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो भूत होरेशो से कुछ नहीं कहता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद होरेशो हैमलेट को जाकर ये सारी बात बताता है। प्रूफ के लिए वो अपने साथ उन दोनों गार्ड्स को भी लेकर जाता है। हैमलेट इन सभी की बातें पूरे ध्यान से सुनता है लेकिन हैमलेट को डाउट होता है। तो हैमलेट डिसाइड करता है कि आज रात को, मतलब थर्ड नाइट को, मैं खुद जाकर कंफर्म करूंगा कि जो कुछ तुमने देखा वो सच है या नहीं। तो थर्ड नाइट को ठीक उसी जगह पे, ठीक उसी समय पे, रात के करीब 11-12 बजे हैमलेट खुद जाता है। उसके सामने भी वो भूत अपीयर होता है। इनफैक्ट वो भूत हैमलेट से बात भी करता है। वो भूत हैमलेट से कहता है कि तुम्हारे फादर जिनकी डेथ हो चुकी है, मैं उन्हीं का भूत हूँ और तुम्हारे अंकल क्लोडियस ने मेरा क्राउन और मेरा थ्रोन हथियाने के लिए रात को सोते वक्त मेरे कान में जहर डाल दिया, जिसकी वजह से मेरी मौत हो गई। यहाँ तक कि मेरी मौत के तुरंत बाद ही उसने तुम्हारी मदर गट्रूड से भी शादी कर ली। ये सब कुछ मेरे साथ हुआ। इसके अलावा वो भूत कहता है कि तुम मेरी मौत का बदला तुम्हारे अंकल क्लोडियस से ज़रूर लेना, लेकिन तुम्हारी मदर भी इन सब में इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें कोई पनिशमेंट ना दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उनके सेंस की पनिशमेंट उन्हें गॉड खुद दे। इतना कह कर के वो भूत वहाँ से चला जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, हैमलेट अभी भी डाउट में है कि जो कुछ उसने देखा, जो कुछ उसने सुना, वो सच है या नहीं। तो हैमलेट सोचता है कि मैं अपने अंकल से बदला ज़रूर लूँगा। अगर मेरे अंकल ने ऐसा किया है, उन्होंने सच में अगर मेरे फादर का मर्डर किया है, तो मैं अपने अंकल से बदला ज़रूर लूँगा, लेकिन पहले मैं खुद कंफर्म करूँगा।
तो हेमलेट के दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं सबके सामने पागल बनने का नाटक करूंगा, और वो ऐसा करना शुरू कर देता है। लेकिन फ्रेंड्स, हेमलेट की इस कंडीशन पर किसी को भी भरोसा नहीं होता है, ना किंग क्लोडियस, ना मदर गर्ट्रूड और ना ही पोलोनियस जो कि एक दरबारी है। किसी को हेमलेट के पागलपन पर भरोसा नहीं होता है। सब लोग सोचते हैं कि हेमलेट नाटक कर रहा है। इसलिए किंग क्लोडियस हेमलेट के दो दोस्तों को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं हेमलेट के पीछे जासूसी करने के लिए, और कहते हैं कि तुम सच का पता लगाओ कि हेमलेट सचमुच पागल हुआ है या सिर्फ नाटक कर रहा है। इसके अलावा पोलोनियस खुद से हेमलेट के पीछे जासूसी करना शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद अपने पागलपन के नाटक में ही हेमलेट अपनी माँ के सामने एक इच्छा जाहिर करता है कि मुझे स्टेज पर एक ड्रामा प्रेजेंट करना है। तो मदर गर्ट्रूड उसे परमिशन दे देती है ऐसा करने के लिए। तो किंग क्लोडियस और मदर गर्ट्रूड के सामने हेमलेट कुछ और एक्टर्स के साथ मिलकर के स्टेज पर एक ड्रामा प्रेजेंट करता है। इस ड्रामा में एक सीन है कि किंग का छोटा भाई उसके क्राउन और उसके थ्रोन को हथियाने के लिए रात को सोते वक्त उसका मर्डर कर देता है। तो हेमलेट का प्लान था कि जैसे ही ये सीन ड्रामा में प्रेजेंट किया जाएगा तो मेरे अंकल का फेस देखते ही मुझे कंफर्म हो जाएगा कि उन्होंने मेरे फादर का मर्डर किया है या नहीं। तो जैसे ही ये सीन ड्रामा में प्रेजेंट किया जाता है तो हेमलेट के अंकल यानी कि किंग क्लोडियस से बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करते हैं और वो वहाँ से उठ करके चले जाते हैं। इसी के साथ ही हेमलेट को ये कंफर्म हो जाता है कि उसी के अंकल ने उसके फादर का मर्डर किया है, और अब हेमलेट कम्प्लीटली तैयार हो जाता है अपने अंकल से अपने फादर के मर्डर का बदला लेने के लिए। लेकिन तभी क्वीन गर्ट्रूड हेमलेट को कुछ बात करने के लिए अपने रूम में बुला लेती है। हेमलेट उनसे मिलने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी बीच में उसे उसके अंकल मिल जाते हैं। हेमलेट सोचता है कि मैं इन्हें यहीं पर मार करके अपना बदला पूरा कर लेता हूँ, लेकिन तभी हेमलेट को रियलाइज़ होता है कि इस वक्त उसके अंकल ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, और अगर मैं उन्हें इस वक्त मारूंगा तो उनकी सोल हेवन में जाएगी, जो कि उनकी सोल बिल्कुल डिज़र्व नहीं करती है, क्योंकि मेरे अंकल ने मेरे इनोसेंट फादर का मर्डर किया है, तो वो हेवन नहीं हेल डिज़र्व करते हैं। ऐसा सोच करके हेमलेट अपने अंकल को छोड़ करके चला जाता है। हेमलेट अपनी माँ के पास जाता है। वो अपनी माँ से पहले से ही बहुत ज़्यादा नाराज़ था, क्योंकि उसके फादर की डेथ के तुरंत बाद ही उसके मदर गर्ट्रूड ने उसके अंकल क्लोडियस से शादी कर ली। इस बात को लेकर हेमलेट अपनी माँ से बहुत ज़्यादा नाराज़ था, इसलिए हेमलेट बातों ही बातों में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त इन दोनों के अलावा इस रूम में कोई तीसरा भी था। वो है पोलोनियस, जो कि एक दरबारी है। पोलोनियस हेमलेट की जासूसी करते करते यहाँ तक पहुँच चुका है। वो पर्दे के पीछे छिप करके इन दोनों की बात सुन रहा था, और जब हेमलेट बातों ही बातों में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है तो पोलोनियस को लगता है कि हेमलेट क्वीन पर अटैक करने वाला है, और गलती से उसके मुंह से हेल्प निकल जाता है। हेमलेट को लगता है कि पर्दे के पीछे उसके अंकल क्लोडियस हैं, और हेमलेट अगला पिछला कुछ भी देखे बिना अटैक कर देता है और पोलोनियस की वहीं पर मौत हो जाती है। हेमलेट को नहीं पता था कि पर्दे के पीछे पोलोनियस था। उसे बाद में पता चलता है कि उसके हाथों से जिसका मर्डर हो चुका है वो पोलोनियस है, लेकिन अभी क्या हो सकता था। इसके बाद किंग क्लोडियस को जब ये सारा इंसिडेंट पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हेमलेट ने पोलोनियस को मारा, जबकि हेमलेट के पास पोलोनियस को मारने के पीछे कोई भी रीज़न नहीं था, और मुझे मारने के लिए उसके पास एक वैलिड रीज़न है कि मैंने उसके फादर का मर्डर किया है। तो जिससे पहले कि वो मुझे मारे उससे पहले ही मैं उसे मरवा देता हूँ। तो किंग क्लोडियस हेमलेट के उन दोनों दोस्तों को फिर से बुलाते हैं और उन्हें एक लेटर देते हैं। ये लेटर किंग क्लोडियस ने खुद ने लिखा है इंग्लैंड के किंग के नाम, जिसमें लिखा था कि जैसे ही हेमलेट आपके पास आए तो उसे मरवा देना। इसके बाद हेमलेट को इंग्लैंड के लिए रवाना कर दिया जाता है उसके दोस्तों के साथ, और किंग क्लोडियस सबके सामने कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि हेमलेट सेफ रहे, इसलिए मैं उसे कुछ समय के लिए इंग्लैंड भेज रहा हूं। कुछ समय के बाद उसे डेनमार्क फिर से बुलवा लिया जाएगा। इसके अलावा दूसरी तरफ पोलोनियस की डेथ का सुनने के बाद पोलोनियस की बेटी ओफेलिया सदमे में चली जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जब लेयर से, जो कि फ्रांस में है, उसे पता चलता है कि उसके फादर और उसकी सिस्टर की डेथ हो चुकी है, तो वो फ्रांस से डेनमार्क आ जाता है। उसे लगता है कि किंग क्लोडियस का इन सब में हाथ है, और वो किंग क्लोडियस पर अटैक करने के लिए और उसे मारने के लिए आतुर हो जाता है। जब किंग क्लोडियस को पता चलता है कि लेयर्स उस पर अटैक करने वाला है और उसे मारने वाला है, तो वो लेयर्स के पास जाता है
और उसे शांत करता है। ऊपर से उसे भड़का देता है हैमलेट के लिए कि ये सब कुछ हैमलेट की वजह से हुआ है। अगर तुम्हें बदला लेना है तो तुम हैमलेट से बदला लो। उसी की वजह से तुम्हारे फादर की जान गई है और उसी की वजह से तुम्हारी सिस्टर की भी जान गई है। इसके बाद दूसरी तरफ जिस शिप में बैठकर हैमलेट अपने दोस्तों के साथ इंग्लैंड जा रहा था, उस शिप पर पायरेट्स अटैक कर देते हैं। कैसे जैसे करके हैमलेट वहां से बच करके भागा जाता है, लेकिन भागते वक्त उसे वो लेटर हाथ लग जाता है जिसमें लिखा था कि जैसे ही हैमलेट आपके पास पहुंचे तो उसका मर्डर करवा देना। और बड़ी चालाकी से हैमलेट इस लेटर को बदल देता है और इसकी जगह दूसरा लेटर रख देता है जिसमें लिखा था कि जैसे ही ये दोनों लोग आपके पास आते हैं तो इनका मर्डर करवा देना। इसके बाद हैमलेट डेनमार्क वापस आ जाता है। डेनमार्क पहुंचने के बाद हैमलेट को पता चलता है कि ओफेलिया मर चुकी है अपने फादर के डेथ के सदमे में। तो हैमलेट डिसाइड करता है कि मैं ओफेलिया के अंतिम संस्कार में जाऊंगा। जैसे ही हैमलेट वहां पहुंचता है तो लेयर्स हैमलेट को देखते ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। किंग क्लोडियस इन दोनों का झगड़ा शांत करने के बजाय इन दोनों के लिए एक फाइट ऑर्गेनाइज कर देते हैं। तो किंग क्लोडियस का प्लान था कि फाइट में दोनों को 2 तलवारें दी जाएंगी। जो तलवार हैमलेट के हाथ में होगी वो नॉर्मल तलवार होगी और जो तलवार लेयर्स को दी जाएगी उस पर जहर लगा हुआ होगा, ताकि उस तलवार से जब हैमलेट को घाव लगे तो हैमलेट की मौत हो जाए। इसके अलावा प्लान भी किंग क्लोडियस ने तैयार किया कि अगर कैसे भी करके हैमलेट जीत जाता है और जिंदा बच जाता है तो जीत के बाद उसे एक शरबत पिलाया जाएगा। उस शरबत में जहर मिला हुआ होगा और जहर वाले उस शरबत को पीने के बाद हैमलेट की मौत हो जाएगी। मतलब कैसे भी करके किंग क्लोडियस ने ये कम्प्लीटली डिसाइड कर लिया था कि कैसे भी करके हैमलेट को मरवाना है, कैसे भी करके उसका मर्डर करवाना है। तो किंग क्लोडियस अपनी वाइफ गर्ट्रूड के साथ बैठ कर के फाइट देख रहे थे, तभी गलती से क्वीन गर्ट्रूड उस जहर वाले शरबत को पी जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। दूसरी तरफ फाइट में लेयर्स के हाथ में जो तलवार थी जिसके ऊपर जहर लगा हुआ था उससे हैमलेट को घाव लग जाता है और गलती से उसके बाद घाव लगने के बाद गलती से दोनों तलवारें एक्सचेंज हो जाती हैं और जिस तलवार पर जहर लगा हुआ था वो तलवार हैमलेट के हाथ में चली जाती है। जब हैमलेट उस तलवार से लेयर्स पर अटैक करता है तो उसे घाव लगता है और जहर की वजह से लेयर्स की मौत हो जाती है। लेयर्स की मौत होने के बाद हैमलेट को पता चलता है कि उस तलवार पर जहर लगा हुआ है और उसे भी घाव लग चुका है और कुछ देर में वो भी मरने वाला है। तो हैमलेट सोचता है कि मैं मरने से पहले अपना बदला ज़रूर पूरा करूँगा, मैं अपने अंकल को ऐसे ही छोड़कर नहीं जाऊँगा। तो हैमलेट गुस्से में जाकर के उस तलवार से अपने अंकल पर अटैक कर देता है और उसके अंकल यानी कि डेनमार्क के किंग की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद इस वक्त नॉर्वे, जो कि अक्सर डेनमार्क पर अटैक करता रहता है, तो नॉर्वे इस वक्त डेनमार्क पर अटैक कर देता है। नॉर्वे के किंग जब वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो लड़ने वाला कोई बचा ही नहीं है, ना तो कोई किंग है ना कोई प्रिंस है। तब होरेशो, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि वो हैमलेट का एक सच्चा दोस्त है, तो होरेशो शुरू से लेकर एंड तक के सारे इंसिडेंट नॉर्वे के किंग को बताता है कि कैसे हैमलेट के फादर का मर्डर किया गया और कैसे हैमलेट ने अपने फादर के मर्डर का बदला लिया अपने अंकल से, उसके बाद खुद भी मर गया। इसके बाद ये सारा इंसिडेंट सुनने के बाद नॉर्वे के किंग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और वो हैमलेट का एक बहादुर सिपाही के रूप में अंतिम संस्कार करवाते हैं। इसी के साथ ही हमारी ये स्टोरी कंप्लीट होती है। कहा जाता है कि कर्मा कभी ना कभी लौट कर आता है, वैसा ही कुछ हमें इस स्टोरी में देखने को मिलता है। तो आज की हमारी ये वीडियो और ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको ये स्टोरी और ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।